हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है सेट्स। चलिए देखते हैं सेट होता क्या है। सेट्स होते हैं, क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मीन्स कोई चीज हो गई या पर्सन हो गया या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी चीज हो गई, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग जो भी है। ठीक है, अब देखो कलेक्शन से आप क्या समझते हो। कलेक्शन क्या होता है, सपोज मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, मैंने उनकी कलेक्शन की हुई है। ठीक है, तो वो क्या हो गए, कॉइन्स क्या हो गए, एक ऑब्जेक्ट हो गए, और उसको मैंने इकट्ठा करके रखा है तो वो एक कलेक्शन हो गया मेरे पास। उसने बोला कि ये जो सेट है वो क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड। इससे आप क्या समझते हो कि जो कॉइन्स हैं, देखो मेरे पास कॉइन है, अगर मैंने रखा है कि मैंने सपोज 1 2 या 5 या फिर 10 10 वाले मैंने कॉइन्स को इकट्ठा करके रखा है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल टॉपिक्स इन द सिलेबस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब क्या किया मैंने, सपोज मैंने आपको बोला कि जितना भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं, आप उनकी मुझे कलेक्शन बना करके दे दीजिए। आपने एक लिस्ट बनाई कि ये वाले टॉपिक मेरे पास है, आपने मुझे वो दे दिया। सपोज मैंने अनदर स्टूडेंट को बोला कि आप मुझे जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं, आप मुझे उसकी एक लिस्ट बनाए और दे दो। तो उसने भी वही सेम दे दी। मैंने खुद भी सिलेबस चेक किया और सारे टॉपिक्स उठाए और एक लिस्ट बना ली, वो भी सेम आई। तो ये क्या हो गया, ये जो चीज सबके लिए सेम है, जो चीज आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, किसी और के लिए भी वो सेम है, उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब समझ में आया इसका मीनिंग वेल डिफाइंड का, कि जो चीज सबके लिए सेम है वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन। और ये अगर हमने कोई भी कलेक्शन की है और वो वेल डिफाइंड है, तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है सेट का। क्या है एग्जाम्पल, एक सेट का एग्जाम्पल है। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन योर मैथ्स बुक, मैथ की बुक के अंदर जितने भी आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, वो एक कलेक्शन नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वो ऐसा क्यों है, सपोज मैंने आपको बोला आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मुझे बताइए, आपने बोला मुझे तो बस प्लस और माइनस करना ही अच्छा लगता है। मैंने किसी और स्टूडेंट से पूछा कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, उसने बोला मुझे डिवीजन करना अच्छा लगता है। किसी और से पूछा, उसने बोला मुझे मल्टीप्लिकेशन करना अच्छा लगता है। तो सबके लिए क्या हो गया, अलग अलग होगी चॉइस। सबकी चॉइस कैसी होगी, अलग अलग होगी। अगर वहां पे चॉइस अलग है तो वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए क्या है, ये एग्जाम्पल नहीं है सेट्स का। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि वेल डिफाइंड किसे कह रही हूँ मैं और नॉट वेल डिफाइंड किसे कह रही हूँ। जो चीजें सबके लिए सेम है तो वो क्या होगी, हमारी कलेक्शन होगी वेल डिफाइंड की। अब सपोज मैंने आपको बोला कि आप मुझे क्या एक एक सेट बनाइए मंथ का, जो कि एक साल के अंदर आते हैं। तो आपने फटाफट से बना दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके लिए भी सेम है और ये मेरे लिए भी सेम है, और ये किसी और को पूछेंगे तो उसके लिए भी ये सेम होगा। तो ये क्या होगी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स जो कि 18 से कम है, 18 से कम है, वो प्राइम नंबर्स का एक कलेक्शन बनाइए। तो मैंने लिख दिया 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछती, आपके लिए भी ये कलेक्शन सेम रहती, किसी और से पूछती वो तब भी सेम रहती। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये क्या हो गया, सेट का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी सबके लिए सेम है, तो ये भी क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया सेट का। द कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, ये भी सबके लिए सेम ही रहेंगे, ये भी चेंज नहीं हो सकते, तो ये भी क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गई। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स है वो सबके लिए सेम ही रहेंगी, तो ये भी क्या हो गया, एक सेट का एग्जांपल हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, अब आप, मैंने बोला आपको अपनी लाइब्रेरी जाओ, जितनी भी मैथ्स की बुक है उनकी एक लिस्ट बनाओ और मुझे दो। तो ये आपके लिए भी सेम है और आपके स्कूल में पढ़ने वाले अनदर स्टूडेंट के लिए भी वो सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्या है, आपकी लाइब्रेरी में सेम बुक्स होंगी, अलग तो होने से गई। तो ये क्या होगी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, ये भी क्या हो गया, सेट का एग्जाम्पल हो गया। देखो, द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर ऑफ और एलिमेंट्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एक सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो इसने क्या कहा, इस वाली लाइन का मीनिंग बता रही हूँ। ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, तो ये क्या है, हमारी ये सब क्या है, मेंबर्स हैं। किसके मेंबर्स हैं, ए के मेंबर्स हैं इस सेट के। कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है ना हमने, तो ये क्या है, सेट को डिनोट करता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके अंदर ये नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, इसको हम बोलेंगे मेंबर्स हैं ए के, या फिर बोलेंगे हम एलिमेंट्स हैं ए के। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटेशन फॉर सेट्स, सेट्स के लिए क्या नोटेशन होती है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये देखो मैंने अभी आपको बताया ना,
ये कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस, या फिर हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, बट वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और जो उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स, अभी बताया ना मैंने, मेंबर्स एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं, वो सारे स्मॉल लेटर्स में आने चाहिए, ए बी सी, आप जो मर्जी लो, बट वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। लेट ए बी एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स एंड लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए। इसने क्या बोला कि ए हमने कोई सेट ले लिया और उसके अंदर हमने ये स्मॉल ए को क्या रख दिया, उसका एलिमेंट रख दिया। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि ए जो स्मॉल ए है वो इसमें बिलोंग करता है, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू ए, या फिर हम बोलेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, ये भी हमने पढ़ा था। और हम बोलेंगे स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ ए कैपिटल ए, कि वो उसका या तो एलिमेंट है या उसका मेंबर है, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। और एक चीज और ऐड करा दी यहाँ पे कि वो बिलोंग्स टू वर्ड को यूज करा दिया है, जिसका ये सिंबल होता है, ठीक। इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मैंने से सपोज हमने लिख लिया, एक सेट ले लिया, 2 4 7 3 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अगर बोला कि टू टू क्या ये टू एलिमेंट इस सेट के अंदर, पूरी सेट के अंदर है, हाँ जी है प्रेजेंट, तो हम लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए, कि जो टू है वो इस सेट का एक मेंबर है, तो इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए, अगर ए इस सेट का मेंबर नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये डज नॉट का साइन होता है। उसको पढ़ेंगे कैसे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए इज नॉट एन मेंबर ऑफ ए, नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अभी इस पूरी लैंग्वेज को आप छोड़ दो, आप सिर्फ इस एग्जाम्पल पे ध्यान दो कि हमने एक सेट लिया ए और उसमें हमने ये एलिमेंट्स को रख दिया। अगर तो वो एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे टू बिलोंग्स टू ए, जैसे हमने लिखा 7 जो है वो बिलोंग करता है इसमें, सेट में है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। अब मैंने बोला 1, क्या 1 ए के अंदर है, नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 8, क्या 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। बस आपको ये समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेट के, जिनको हमने स्मॉल, उसमें नोटेशन हमें दे रखी है हमने, कि देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। पता है ना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं, प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इंटीजर्स एंड सो ऑन। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन टू, सॉरी ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये इसको डिनोट कर रखा है इन्होंने, कि अगर कोई होल नंबर आता है उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर आता है तो उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स आते हैं तो आर से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, अभी इंटीजर हमने यहाँ पढ़ा था, अगर हम खाली पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जेड प्लस लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम रैशनल नंबर की भी पॉजिटिव की बात करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, जो भी पॉजिटिव मेंशन कर दिया तो उसको प्लस लगा करके लिखेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं। कुछ नोटेशन है आपको याद रखनी पड़ेंगी कि हम किस किस को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, अब देखो मेन कंसेप्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखो, देर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट, दीज आर टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ये दो फॉर्म्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलो समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं। फर्स्ट है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर क्या आता है, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेपरेटिंग them by means of commas and enclosing them in a curly brackets। अब इसने क्या बोला, सिंपल मैं बताती हूँ, कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सेट के, उसको हम कोमा लगा करके सेपरेट कर देंगे और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करा देंगे, बस ये होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर देखो ए एक सेट ले लिया हमने, जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है, बिटवीन 1 and 10, जो 1 से लेके 10 तक के जितने भी नंबर्स इसमें आएंगे, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जितने भी आएंगे उनका एक सेट बनाना है। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में, टैब, एक टैब की बना दिया हमने, उसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ए एक सेट ले लिया हमने और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा दी, और जो भी 1 से लेके 10 तक के आते हैं, 2 3 5 7, सिर्फ यही आते हैं ना प्राइम नंबर्स, उसको हमने लिख दिया कॉमास लगा के और लास्ट में लगा दिए कर्ली ब्रेसेस, इसको बंद कर दिया। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म का। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि टेबुलर से उसमें सेट बिल्डर में चेंज करो, सेट बिल्डर से टेबुलर में चेंज करो, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है ये हमारा। अभी हम सेट बिल्डर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकेंड है। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, इसमें क्या होता है
इस फॉर्म में इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब कि हम सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखने की बजाय हम लिखते हैं सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल इट्स एलिमेंट्स एंड राइट इट एज, इस टाइप से इसको हम लिखते हैं। मतलब कि जैसे हमने क्या किया टेबुलर फॉर्म में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 3 5 7, ये हमारे मेंबर्स हो गए, ये टेबुलर फॉर्म होगी थी। इसमें हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा कर्ली ब्रेसेस लगाई, एक एक्स लिया, और इस ये कॉलन है ना, कॉलन, इसको हम बोलते हैं सच दैट, क्या बोलेंगे, सच दैट। और ये जो स्लैश, ये स्लैश तो नहीं बोल सकते कि ये लाइन है, इसको भी हम बोलेंगे सच दैट, ठीक है। तो एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, और करली ब्रेसेस को कर दिया बंद, या इसको हम और इस टाइप से भी लिखते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पी। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो ए एक सेट है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ए ई आई ओ यू, एक हमने एक ए सेट ले लिया, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स आते हैं विच पोजेसेस द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग वोवल्स। ये क्या दिखाता है कि ये वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर, ठीक है। देन द सेट ए कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, एक एक नंबर वो लिखेंगे, एक्स लिख दिया हमने, और लिखेंगे सच दैट कि जो ये एक्स है वो क्या है, इसके बारे में बताएंगे। एक्स एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, क्या है, एक्स एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, क्योंकि ये बताया था ना कि ये एक सेट है, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट है, इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने लिख दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस कोलन को बोल रहे हैं सच दैट एक्स, ये वाला एक्स इज अ वोवल इन अ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ज्यादा क्लियर होगा ये हमारा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझो जितना बताया है। अभी हम चलते हैं आगे। फाइनाइट सेट, ये नाम से ही क्लियर है, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर्स आएंगे, मान लो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अगर एलिमेंट के अंदर क्या लिखा है, इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर फाइनाइट इन अ नंबर, नंबर्स में फाइनाइट हो मतलब वो काउंटेबल हो, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। सपोज देखो अभी हमारे पास ये है 1 5 25 125, अब इसको हम काउंट कर सकते हैं, कितने नंबर है, 1 2 3 4 4, काउंट कर लिया हमने, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ अ मंथ्स इन अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। अब हमने एक साल के अंदर जितने भी मंथ्स आते हैं, कितने आते हैं, 12 आते हैं, हम काउंट कर सकते हैं उसको, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। द सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जितने भी कंट्रीज है उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया हमारा, फाइनाइट सेट का हो गया। चलिए आगे आते हैं इनफाइनाइट सेट। अब जो नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वो आ जाएगा फाइनाइट सेट में, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल है, वो आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक और हमने सेट ले लिया ए, उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 की पावर एन, वेयर यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो ये एन है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अब ऐसा क्यों बोला है, हम चलो इसको प्रूव करके देखते हैं। अभी हमें एन के प्लेस पे जीरो से स्टार्ट करना है ना, तो जीरो रख के देखते हैं, 3 की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर क्या आता है, 1। फिर इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर है तो 3 की पावर 1 रखेंगे, आ गया 3। फिर 3 की पावर यहाँ पे रख रहे हैं हम एन की वैल्यू को, 2, क्या आ गया 9। फिर रखेंगे हम 3, तो क्या आ गया 27। तो ये ऐसे करते-करते चलता जाएगा, चलता जाएगा। अभी ये पता नहीं हमें कहाँ तक एंड होगा। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, व्हिच इज़ अनकाउंटेबल। तो वो क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वो पढ़ो। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या है, ये भी चलते रहे, इनफाइनाइट है। तो ये भी इसका एक एग्जांपल हो गया। होल नंबर्स ये भी चल ही रही हैं। इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये अनकाउंटेबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। एग्जांपल से समझते हैं, सेट ए ले लिया, उसके अंदर हमने ये ले लिया एक एलिमेंट, तो ये क्या है, सेट सिंगलटन सेट है इन विच द ओनली एलिमेंट इज ए, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स सच दैट 11 लेस देन एक्स लेस देन 13। अब देखो इसने बोला कि जो एक्स है वो 11 और 13 के बीच में लाई करता है, या फिर इसके बीच में जो नंबर आता है। अब इसके बीच में तो बहुत से नंबर आते हैं, 11.1 हो गया, 11.5 हो गया, 12 हो गया, 12.9 हो गया, तो बहुत सारे नंबर है। लेकिन उन्होंने मेंशन किया जो एक्स है वो नेचुरल नंबर में से, एन कैपिटल एन डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इसके बीच में क्या आएगा, सिर्फ एक नंबर 12 ही तो आएगा। तो ये हमने लिख दिया ये 12, और ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया सिंगलटन सेट का, ठीक है। चलिए
एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। अब ये तीनों है तो एक ही चीज, लेकिन पेपर में किसी भी नाम से आ सकती हैं। एम्प्टी सेट भी आ सकता है, नल सेट भी आ सकता है, वॉइड सेट भी आ सकता है, सबका मीनिंग एक ही है। क्या होता है? सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ये क्या होता है? फाई, इसको हम बोलते हैं फाई। या तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे या फिर ब्रेसेस बना के उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या करेंगे? या तो ये लिखेंगे ये भी नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, और या फिर हम क्या करेंगे? इसको ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। 7 से बड़ा और 9 से छोटा, बीच में क्या आता है? 8 ही तो आता है, बट क्या वो ओड है? नहीं है, वो ओड नहीं है। तो क्या हो गया? ये एक एम्प्टी सेट है। देयर इज नो ओड इंटीजर बिटवीन दिस। तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। यहाँ पूछेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसको फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, द सेट ए, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई रियल सोल्यूशन नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो रियल रियल सोल्यूशन अगर नहीं है तो ये भी क्या हो गया? हमारा एम्प्टी सेट हो गया। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? फाई से, या फिर ऐसे ब्रेसेस को लगा करके हम इसे छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझा देती हूँ। अम्म, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर सपोज ये है, ये, या फिर ऐसे आ जाता है ये, तो क्या आप मुझे बताओ, क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या ये नल सेट है या वॉइड सेट है? कुछ बच्चे बोलेंगे यस ये है एम्प्टी सेट, क्योंकि ये जीरो है, ये फाई है, हमने पढ़ा है कि जीरो हो या फाई हो वो तो एम्प्टी ही हुआ। नहीं, ये अगर ऐसे सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर कुछ भी हो, कुछ लिखा तो है ना, ब्लैंक तो नहीं है, तो ये जीरो यहाँ पे इसका एक एलिमेंट है। क्या है? जीरो इसका एलिमेंट है। यहाँ पे भी ये एम्प्टी नहीं है, फाई लिखा हुआ है, तो ये इसका एक एलिमेंट है, ये नल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट, two sets A, B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। क्या कहा है कि A और B अगर हमने दो सेट्स ले लिए, इसको हम इक्वल कब बोलेंगे? कि अगर A एलिमेंट होगा B का और B एलिमेंट होगा A का। अब देखो इसको भी समझते हैं। दस, इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू A, these implies to, अब इसको हम, ये सिंबल है ना जो ये सिंबल, इसको बोलते हैं these implies to। ठीक है, implies to, इसको हम लिख देती हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। implies to x belongs to b, इस यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? इसने बोला कि अगर x a में है ना, तो इसका मतलब क्या है? तो x b में भी होगा। इस implies का मीनिंग है ये। x belongs to a, that means कि x जो है वो b का भी एलिमेंट होगा। एंड फॉर each y belongs to b, अगर कोई भी y b में है, इसका मतलब क्या? these implies to कि वो y a में भी होगा। क्या होगा? y a में भी होगा। देन द सेट a एंड b आर सेट टू बी इक्वल एंड रिटन एज दिस। तब हम इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई एक एलिमेंट x है वो a में भी है, तो वो एलिमेंट b में भी होगा, और अगर कोई एलिमेंट y b में है तो वो a में भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। इसको हम लिखेंगे a इक्वल टू b। क्लियरली दीज टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब कि सिंपली इन्होंने कहा है कि दोनों सेट्स के पास सेम एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो 3 7 9, ये हमने एक सेट ले लिया, एक 7 9 3, नंबर्स तो सेम है, बस पोजीशन को चेंज किया हुआ है। तो क्या हुआ? ये भी एक क्या है? इक्वल सेट है। अब यहाँ पे क्या लिखा? द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड इन इमटेरियल। इमटेरियल मतलब कि यहाँ पे इसका कोई मायने नहीं रखता कि एलिमेंट्स को हमने कैसे लिखा है। एलिमेंट्स तो सेम है ना। 3 देखो यहाँ पे 3 है तो 3 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ है तो यहाँ 9 यहाँ पे भी है। तो हमें क्या करना है? पोजीशन उनकी कोई मर्जी रखो, एलिमेंट्स तो सेम है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इक्वल सेट का। ठीक है, अब 2 4 8, अब ये देखो ये भी इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। 2 4 8 8 2। अब ये भी रेपिटेशन आ गया ना एलिमेंट्स का, तो ये भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये भी क्या है? हमारे पास 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, तो हुआ तो सेम ही ना। तो ये सेट भी हमारे क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। ठीक है, 3 9 27 एंड सो ऑन, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि देखो n क्या है? नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम 3 की पावर इसमें पुट करेंगे n में, तो 3 की पावर 1 रखेंगे, क्या आएगा? 3 आ जाएगा। 3 की पावर 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 की पावर 3 रखेंगे 27 आएगी। यहाँ भी सो ऑन है, और नेचुरल नंबर तो वैसे ही चलते रहते हैं। तो आ गया समझ इक्वल सेट क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट
in a finite set A is known as cardinal number or order of a finite set and is denoted by NA. N of A, the number of elements। देखो इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया A 1 2 3 4 5 ये ले लिया हमने। तो ये यहाँ पे क्या आएगा n, इसको हम डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर्स को या ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट को n ऑफ ए से। जो भी सेट है ना उसको n लगा के उसको ब्रैकेट में लिख दो। अब हमें क्या करना है इसमें एलिमेंट्स चेक करने हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स से लिख दिए। अगर बी ले लिया हमने ए बी ई एफ जी ये ले लिया, इसमें काउंट करो एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 5 है तो इसको भी हम लिखेंगे एन ऑफ बी। जो भी सेट की बात करेंगे ना उसको ब्रैकेट में वही लिखना है। इसकी बात कर रहे थे ना ए की तो हमने ए ही लिखा था, बी की बात करें तो बी लिखेंगे। एलिमेंट्स की बात करें यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है तो ये क्या हो गया कार्डिनल नंबर्स ऑफ अ फाइनाइट सेट, या हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका ये इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट अभी हमने पीछे पढ़ा था इक्वल सेट्स और ये है इक्विवेलेंट। हम दोनों में डिफरेंस देखना, माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अभी इसको ध्यान से समझना। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B। इक्विवेलेंट का मीनिंग अगर तो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तब हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय द सिंबल। देखो ये वाले सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस को। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, अगर ए और बी इक्विवेलेंट सेट है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये तो सिंपल हो गया कि हम इसको ऐसे शो करेंगे अगर वो इक्विवेलेंस है ऐसे। ठीक है और पढ़ेंगे कैसे कि ए इक्विवेलेंट है बी के। फॉर एग्जाम्पल अब इसको भी एग्जाम्पल से सीखते हैं। ए क्या है 1 2 3, बी क्या है एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 तो दोनों क्या है, मैंने लिखा एन ऑफ ए, इसके भी 3 एलिमेंट है, एन ऑफ बी इसके भी 3 एलिमेंट है, दोनों को इक्वल रखा और क्या हो गया हमारे पास जो ए है और बी है वो क्या है इक्विवेलेंट। तो इसको हम लिखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है एंड वी राइट इज दिस, ये लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चेक करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो सेट क्या होगा इक्विवेलेंट सेट होगा। अब एक एक चीज और मैं आपको सिखाती हूँ। देखो अगर तो हमारे पास हम बात कर रहे हैं इक्वल सेट की, इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। उसको हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट है उसको हम नहीं कह सकते कि वो इक्वल सेट है या नहीं है। ये हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों, अभी देखो इक्विवेलेंट सेट में हमें क्या करना था चेक कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और इक्वल इक्वल सेट में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, कि जो यहाँ पे एलिमेंट्स है अगर 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होना चाहिए, 7 इसमें है तो 7 इसमें भी होना चाहिए। और इक्विवेलेंसी में तो सिर्फ नंबर्स चेक कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट सेट में, तो ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये चीजें दोनों सेम हों। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में। ठीक है समझना है ना, एक बार दोबारा से इसको देखना और कुछ भी समझना है इस पूरी वीडियो में आप मुझे कमेंट करना। एक बार फिर से इस क्लास को बड़े ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अभी इसका पूरा कंसेप्ट मैंने समझा दिया है सेट्स का क्या होता है। ठीक है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है।